डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केशव फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसकी फर्स्ट हेडिंग है वैद्युत तथा आवेश। डियर स्टूडेंट्स, वैद्युत तथा आवेश को समझने के लिए ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व यूनानी दार्शनिक थेल्स थे, जिन्होंने हमें बताया था कि जब एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है, जब एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है, ऊन से रगड़ा जाता है, तो वह हल्की हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, सरकंडे की गोलियां, भूसे के तिनके आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है, आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है। डियर स्टूडेंट्स, यूनानी दार्शनिक थेल्स ने यह बताया था कि जब एम्बर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो वह हल्की हल्की वस्तुओं को जैसे कागज के टुकड़े हैं, सरकंडे की गोलियां हैं, भूसे के तिनके हैं आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है। थेल्स के बाद एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक आए थे, डॉक्टर गिलबर्ट। उन्होंने बताया था कि आबनूस के अलावा जब एम्बर के अलावा कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वे पदार्थ हैं लाख, कांच, गंधक, आबनूस। लाख, कांच, गंधक, आबनूस आदि ऐसे पदार्थ हैं जो एम्बर के अलावा छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सब पढ़ने के बाद हमारी डेफिनेशन परिभाषा आती है वैद्युत तथा आवेश की। वैद्युत तथा आवेश की परिभाषा को जानने से पहले हमें इतना समझना जरूरी होता है। वैद्युत तथा आवेश की परिभाषा बताते हैं, वस्तुएं जो रगड़े जाने पर एक गुण ग्रहण कर लेती हैं, वस्तुएं रगड़े जाने पर एक गुण ग्रहण कर लेती हैं, जिससे वे हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस गुण को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत कहते हैं। इस गुण को ही हम वैद्युत कहते हैं। वैद्युत के गुण के बाद वस्तुएं आवेश को ग्रहण करती हैं। इन आवेशित पदार्थ को ही वैद्युतमय पदार्थ कहते हैं या इन वस्तुओं को ही आवेशित वस्तुएं कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं
जैसे हम एक आपको एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे हम एक कंघा लेते हैं, कंघे को अपने सिर से रगड़ते हैं, अपने सिर से रगड़ते हैं अर्थात अपने सिर के बालों से रगड़ते हैं, कंघे को अपने सिर के बालों से रगड़ते हैं। एक कंघा लीजिए, एक कंघा लीजिए, एक कंघा लीजिए और इसे अपने बालों से रगड़ते हैं। बालों से रगड़ने के बाद हम इस कंघे को कागज़ के टुकड़ों के पास धीरे धीरे ले जाते हैं। तो क्या होता है कि ये कंघा है, ये कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है या कागज़ के टुकड़े इस कंघे से चिपक जाते हैं। तो इसका मतलब क्या था, ये इसका एक एग्जाम्पल था वैद्युत तथा आवेश का, जिसके कारण कि इनमें रगड़ने से कंघे में वैद्युत आवेश ग्रहण किया। वैद्युत आवेश ग्रहण करने के बाद ये मतलब ये जो कागज़ के टुकड़े हैं इसकी ओर चिपक जाते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वैद्युत तथा आवेश के बाद अगली हेडिंग आती है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार का होता है, अगली डेफिनेशन है आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार का होता है, अगली हेडिंग। तो आवेश दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है धनावेश और सेकंड है ऋणावेश। सेकंड है ऋणावेश। तो दो प्रकार का होता है, धनावेश तथा ऋणावेश। इसका पता करने के लिए हम आपको बताते हैं कि इसका पता कैसे करते हैं, इसका पता कैसे किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम आपनूस की छड़ को बिल्ली की समूर से रगड़ते हैं, जब हम आपनूस की छड़ को बिल्ली की समूर से रगड़ते हैं तो हम क्या पाते हैं कि आपनूस की छड़ है जो आवेशित हो जाती है। इसी प्रकार कोई दूसरी छड़ लेते हैं, जैसे कांच की छड़ लीजिए, कांच की छड़ को भी हम रेशम से रगड़ते हैं। जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो हम पाते हैं कि वो भी यानी कांच की छड़ भी आवेशित हो जाती है। इस प्रकार जो एक अमेरिकी वैज्ञानिक आए थे फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया था कि जब आपनूस की छड़ को बिल्ली की समूर से रगड़ा, बिल्ली की समूर से रगड़ा तो क्या होता है कि वो आपनूस की छड़ है वो ऋणावेशित हो गई। उन्होंने पाया कि आपनूस की छड़ ऋणावेशित हो गई। और जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो उन्होंने पाया कि रेशम की छड़ धनावेशित हो गई। इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स हमें पता लगा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। तो डियर स्टूडेंट्स धनावेश तथा ऋणावेश पता लगा। इसके बाद आता है कि जब समान आवेश होता है या पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और यदि डिफरेंट यानी अलग अलग आवेश होते हैं, जैसे प्लस माइनस लो या माइनस प्लस लो, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इससे पता चला हमें प्लस प्लस या माइनस माइनस हो तो प्रतिकर्षित करते हैं और प्लस माइनस या माइनस प्लस हो तो वे आकर्षित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल को देख के या सुनकर आप हंसना मत, क्योंकि वो एग्जाम्पल हम अपने ही ऊपर लेते हैं
80 आ जाए तो 80 को बंद करके रखना। डियर स्टूडेंट्स, यदि कोई लड़का या लड़की या लड़का एक्टिवा पर जा रहे हों, यदि कोई लड़की या लड़का एक्टिवा पर किसी मार्केट में जा रहे हों, ये लड़की हो गई, ये लड़का हो गया। इसे नेगेटिव समझो, इसे पॉजिटिव समझो। यदि कोई लड़की या लड़का एक्टिवा पर जा रहे हों तो क्या होता है कि जब एक्टिवा मार्केट में गिर जाती है तो वहाँ पर खड़े लोग अर्थात लड़के पहले लड़की की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि पहले लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं। बचाने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि ये लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है और लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो इसके लिए पहले लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, बाद में लड़के को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका कारण क्या हुआ कि प्लस प्लस या माइनस माइनस प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को, और अलग अलग आवेश होते हैं तो या प्लस माइनस या माइनस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हेडिंग हो गई आपकी फिनिश। इसके बाद अगली हेडिंग आती है धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश वाहकों की परिकल्पना। अगली हेडिंग आती है डियर स्टूडेंट्स धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश वाहकों की परिकल्पना। अगली हेडिंग है धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश वाहकों की परिकल्पना। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बताते हैं इसे कैसे समझाया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब दो आवेशित पदार्थ होते हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसे हम मान सकते हैं कि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण को या तो आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है क्योंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लस प्लस होता है तो वो प्रतिकर्षित करेगा, माइनस और प्लस होगा यानी अलग अलग होंगे तो वो आकर्षित करेगा। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि पदार्थ के कण भी दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। और इसके बारे में, प्लस और माइनस के बारे में अभी बताया मैंने कि प्लस प्लस होता है तो वो या प्लस प्लस हो या माइनस माइनस में, मतलब सजातीय आवेश हों तो सजातीय आवेश होने के लिए वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। और विजातीय आवेश होने के लिए वे एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित। विजातीय आवेश होने के लिए वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आकर्षित। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब जब प्लस और माइनस कण एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो वे किसी अन्य कण पर अपने प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वे वैद्युतहीन या आवेशहीन हो जाते हैं। आवेशहीन हो जाते
हैं, वे वैद्युतहीन या आवेशहीन हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें पता चल गया। अब इसके बाद हम बताते हैं, इसके बाद हम क्या बताते हैं कि जब क्या होता है कि जब हम किसी पदार्थ में कोई पदार्थ लेते हैं, जब हम किसी पदार्थ में कोई धनावेश यानी धनकण प्रवेश कराते हैं तो उस पदार्थ में धनकणों की संख्या ऋण कणों की संख्या से ज़्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब प्लस यानी धनकण की संख्या ज़्यादा हो गई किसी पदार्थ में ऋण कण की संख्या, तो क्या हुआ कि इसमें तो ये पदार्थ है पूरा वो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। यदि हम इस पदार्थ में ऋण कणों की प्रवेश करा दें, यदि हम इस पदार्थ में ऋण कणों को प्रवेश करा दें तो ऋण कणों को प्रवेश करा देंगे तो हम क्या जानते हैं कि अगर ये ऋण कण इसमें प्रवेश करा देते हैं तो ऋण कणों का प्रभाव प्लस कणों के प्रभाव यानी धन कणों के प्रभाव से अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होगा, फिर ये पदार्थ जो है वो ऋणावेशित हो जाएगा। ये पदार्थ जो है वो ऋणावेशित हो जाएगा, वो ऋणावेशित हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पता चला। और अगले और हम बताते हैं कि जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर इसमें दो संभावनाएं व्यक्त हो जाती हैं। इसमें दो संभावना व्यक्त क्या हो जाती हैं कि जब ये रेशम का कपड़ा लो और ये कांच की छड़ लो, रेशम का कपड़ा लो और कांच की छड़ लो, तो क्या होता है कि जब हम इस कांच की छड़ को इस रेशम से रगड़ते हैं तो इस रेशम पे जो धनकण हैं, जो पॉजिटिव कण हैं, वे इस कांच की छड़ पर आ जाते हैं और उतने ही आवेश और उतने ही कण इस कांच से इस रेशम पर चले जाते हैं। इस रेशम पर जाने के कारण क्या होता है कि इसका ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब अदला बदली हो जाती है कि प्लस इस पर आ जाता है, नेगेटिव मतलब ऋणावेश इस पर पहुंच जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पता चलता है हमें क्या पता चलता है कि प्लस कण इस पर आ जाता है और नेगेटिव कण इस पर आ जाता है। तो ये जितना कांच की छड़ धनावेशित होती है उतनी ही रेशम ऋणावेशित हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे हम कह सकते हैं कि पदार्थ धन तथा ऋण कणों से आवेशित होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अपने नोट्स मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो साथ ही साथ बनाते जाना है। वैसे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा ही दूंगा वीडियो के लास्ट में, पर फिर भी आप जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा रिजल्ट पाओगे। तो इसकी अगली हेडिंग आती है डियर स्टूडेंट्स, विद्युत आवेश के गुण। इसकी अगली हेडिंग आती है विद्युत आवेश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश के गुण, इसका फर्स्ट गुण क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इसका फर्स्ट गुण होता है कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है। इसका एक गुण होता है, फर्स्ट गुण होता है कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। इसका एक गुण हो गया। फर्स्ट गुण क्या है? विद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि को आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं। अदिश मैं बता देता हूँ कि अदिश राशि वे राशि होती हैं जिनके लिए परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जिसके लिए परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे चाल है, ये इसके लिए
दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। इनके लिए अदिश राशि के लिए केवल परिमाण ही जरूरी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट गुण हो गया। अब सेकंड गुण होता है, अब सेकंड गुण क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? सेकंड गुण होता है कि आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश 2 प्रकार का होता है। सेकंड गुण होता है आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव। यदि हम आवेश की तुलना द्रव्यमान से करें, यदि हम आवेश की तुलना द्रव्यमान से करें तो द्रव्यमान केवल हमेशा पॉजिटिव ही होता है। द्रव्यमान हमेशा पॉजिटिव ही होता है। द्रव्यमान हमेशा पॉजिटिव ही होता है। डियर स्टूडेंट्स, मेरी राइटिंग को न देखना, क्योंकि मेरी राइटिंग शायद आपसे ख़राब भी हो सकती है, पर इसके अंदर की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को देखना। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड गुण हो गया। अब थर्ड गुण आता है, यानी तीसरा गुण आता है। डियर स्टूडेंट्स, तीसरा गुण आता है कि किसी आवेश की मात्रा, तीसरा गुण आता है किसी आवेश की मात्रा, उस आवेश, किसी आवेश की मात्रा उस किसी आवेशित वस्तु की मात्रा, किसी आवेशित वस्तु की मात्रा उस वस्तु की चाल पर डिपेंड नहीं करती है, उस वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करती है। किसी आवेशित वस्तु की मात्रा उस वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करती है। यदि डियर स्टूडेंट्स, यदि हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान वस्तु की चाल पर निर्भर करता है। द्रव्यमान वस्तु की चाल पर निर्भर करता है, जिसे हम बता रहे हैं कि यदि सापेक्षता के सिद्धांत से, यदि सापेक्षता के सिद्धांत से कोई वस्तु प्रकाश के तुल्य चाल से, कोई वस्तु प्रकाश की तुल्य चाल से, प्रकाश की तुल्य चाल से गति करे, यानी चाल से गति करे, तो हम द्रव्यमान को निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। करे तो द्रव्यमान को निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसका एक फॉर्मूला होता है m = m0 अपॉन √1 - k v² अपॉन c²। डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला जो द्रव्यमान परिवर्तित होता है। यहाँ पर m0 होता है वो स्थिर द्रव्यमान होता है, स्थिर द्रव्यमान होता है, और यहाँ पर v होती है वो प्रकाश की चाल होती, वो डियर स्टूडेंट्स सॉरी, यहाँ v वस्तु की चाल होती है, यहाँ v वस्तु की चाल होती है, और ये c = प्रकाश की चाल, और m = गतिक द्रव्यमान होता है वस्तु का गतिक द्रव्यमान। डियर स्टूडेंट्स, ये इनको डिनोट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि v टेंड्स टू c हो, यदि v c की ओर अग्रसर होता है तो m किसकी ओर अग्रसर होगा? m अनंत की ओर अग्रसर होगा। वो कैसे होगा वो हम बताते हैं। v टेंड्स टू c मतलब v c की ओर जा रहा है, मतलब v की वैल्यू c के नज़दीक जा रही है, यानी v की वैल्यू को हम c मान सकते हैं। तो v की वैल्यू को c मानेंगे तो यहाँ c रखेंगे,
सी, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, 1 माइनस के 1 0, 0 का अंडर रूट 0। यदि हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या बचता है, अनंत बचता है। तो डियर स्टूडेंट m किसकी ओर अग्रसर होगा, अनंत की ओर अग्रसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हुई। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है वैद्युत आवेश के मात्रक तथा वैद्युत आवेश के मात्रक। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है वैद्युत आवेश के मात्रक। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। या फोर्थ प्रॉपर्टी आती है फोर्थ। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है वैद्युत आवेश के मात्रक। वैद्युत आवेश के मात्रक, वैद्युत आवेश के मात्रक। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश के मात्रक, वैद्युत आवेश के मात्रक। ये हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी वैद्युत आवेश का मात्रक। वैद्युत आवेश का डियर स्टूडेंट्स, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक कूलाम होता है। कूलाम, कूलाम एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम होता है। जिसे किसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी से, जिसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। जिसे किसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। अब डेफिनेशन आती है बन के हमारी एक कूलाम। एक कूलाम की परिभाषा क्या होती है, एक कूलाम की परिभाषा क्या होती है। एक कूलाम की परिभाषा, 1 कूलाम की डेफिनेशन, जो अक्सर कर आपके एग्जामों में पूछ ली जाती है, जो अक्सर कर आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है कि एक कूलाम की परिभाषा क्या होती है। एक कूलाम की परिभाषा, यदि किसी चालक पर, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर वैद्युत धारा, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, 1 सेकंड तक प्रवाहित 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो उसके मध्य आवेश कितना होगा, उसके मध्य आवेश 1 कूलाम होगा। उसके मध्य आवेश 1 कूलाम होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा। अब हम इसे मैथमेटिकल रूप में प्रदर्शित करते हैं कि मैथमेटिकल रूप में इसे कैसे लिखते हैं। मैथमेटिकल रूप में I बराबर क्या होता है, I बराबर Q/T होता है। डियर स्टूडेंट्स, तो कमेंट में लिखिए कि Q बराबर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए कि Q बराबर क्या होगा। तो Q बराबर IT होगा। यहाँ T समय, Q आवेश, I वैद्युत धारा। डियर स्टूडेंट्स, Q बराबर IT होगा, तो Q बराबर 1 कूलाम, तो 1 कूलाम इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 कूलाम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो ये हमारी डेफिनेशन यहाँ से बन के आ जाती है, ये वाली डेफिनेशन है वो यहाँ से बन के आती है। इसे हम मैथमेटिकल रूप में ऐसे लिखते हैं, 1 कूलाम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, कूलाम का एसआई मात्रक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, कूलाम आवेश का एक बड़ा मात्रक होता है। आवेश के अन्य छोटे मात्रक भी होते हैं जिन्हें मैं आपको बता रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आवेश के छोटे मात्रक 1 मिली कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, 1 नैनो कूलाम आदि होते हैं। तो 1
डियर स्टूडेंट 1 मिलीकूलम 1 मिलीकूलम इक्वल टू 1 मिलीकूलम इक्वल टू 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10⁻⁶ कूलम। 1 नैनोकूलम इक्वल टू 10⁻⁹ कूलम। डियर स्टूडेंट्स, ये आवेश के छोटे मात्रक हो गए, ये आवेश के छोटे मात्रक हो गए, क्योंकि कूलम आवेश का बड़ा मात्रक होता है। इसका एक अन्य मात्रक भी आता है जो सीजीएस पद्धति में होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक स्टेट कूलम होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक स्टेट कूलम होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक स्टेट कूलम सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक स्टेट कूलम होता है। इसे ESU लिखते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो ELECTRO इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जो डियर स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो ESU इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक हो गया। तो सीजीएस पद्धति में मात्रक हो गया तो 1 कूलम इक्वल टू कितना होता है? 1 कूलम, यदि आपको पता हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, नहीं पता है तो मैं बता ही रहा हूँ। 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ 3 गुणा 10⁹ स्टेट कूलम होता है। स्टेट कूलम होता है। स्टेट कूलम होता है। स्टेट कूलम मतलब ESU होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसका एक और अन्य मात्रक आता है, जिसे वैद्युत चुंबकीय मात्रक कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं। तो इसका एक अन्य मात्रक वैद्युत चुंबकीय मात्रक होता है। इसका वैद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है? इसका एक अन्य मात्रक होता है वैद्युत चुंबकीय मात्रक। आवेश का एक अन्य मात्रक, जिसे एब कूलम कहते हैं। आवेश का एक अन्य मात्रक एब कूलम होता है। एब कूलम होता है। इस एब कूलम को ही क्या लिखते हैं? EMU, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो ELECTRO इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जो अब आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म 1 नंबर में तो ये होती है। अब क्या होता है कि 1 कूलम इक्वल टू कितने एब कूलम होते हैं? 1 कूलम, डियर स्टूडेंट्स, 1 कूलम इक्वल टू 1/10 एब कूलम होते हैं। एब कूलम होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको स्टेट कूलम बताया था, स्टेट कूलम के मध्य रिलेशन बताया था। तो 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होते हैं। 1 कूलम इक्वल टू 1/10 एब कूलम होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एब कूलम और स्टेट कूलम के मध्य क्या रिलेशन निकल के आता है, वो आप जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए। जल्दी से कमेंट कीजिए कि एब कूलम और स्टेट कूलम में क्या रिलेशन निकल के आया, क्या संबंध निकल के आया। जल्दी से करो, मैं आपका 1 सेकंड वेट करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैं अब आपको बताता हूं क्या रिलेशन होता है। तो 1 एब कूलम
1 एब कूलाम, 1 एब कूलाम इक्वल टू 1 एब कूलाम इक्वल टू 1 एब कूलाम इक्वल टू कितने हो गए 3 इंटू 10⁻10, यानी 3 इंटू 10⁻10 स्टेट कूलाम हो गए। जो डियर स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में ये रिलेशन पूछने को आ सकता है कि स्टेट कूलाम और एब कूलाम के मध्य क्या रिलेशन होता है, या एक एब कूलाम इक्वल टू कितने स्टेट कूलाम होते हैं, तो ये रिलेशन निकल के आता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं सोचता हूँ कि आप इन सारे नोट्सों को लिखते जा रहे हो, या इन सारी जो मैं सब कुछ करा रहा हूँ वो आप अपने नोट्सों में लिखते जा रहे हो। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप नोट्सों में नहीं लिखे हुए तो आपको अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा, यदि आप नोट्सों में लिखते जाओगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपके लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका एक सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का एक सबसे बड़ा मात्रक होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, यदि आपको पता हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो हम बता ही रहे हैं। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। एक फैराड इक्वल टू 96,500 कूलाम होता है, इक्वल टू 9650 एब कूलाम होता है, एब कूलाम होता है, इक्वल टू 2895 इंटू 10⁵ या 10⁵5 स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है। ये फैराड कूलाम, एब कूलाम और स्टेट कूलाम के मध्य रिलेशन निकल गया, जो अक्सर कर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक और मैंने बता दिया था, रिलेशन ऊपर बता चुका हूँ, और ये रिलेशन हो गया, 3 रिलेशन बता चुका हूँ मैं आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, उन सब रिलेशनों को याद कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में एक मार्क्स में ये रिलेशन आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे आवेश के मात्रक फिनिश हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक फैराड आ गया, तो एक फैराड की डेफिनेशन से भी पूछी जा सकती है। एक फैराड इक्वल टू क्या होता है? एक फैराड इक्वल टू, इसकी परिभाषा है कि एक मोल इलेक्ट्रॉनों में, एक मोल इलेक्ट्रॉन में उपस्थित, एक मोल इलेक्ट्रॉन में उपस्थित कुल आवेश, एक मोल इलेक्ट्रॉन में उपस्थित कुल आवेश एक फैराड होता है, एक फैराड होता है। ये फैराड की डेफिनेशन हो गई, ये फैराड की डेफिनेशन हो गई, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आवेश के गुण, और आवेश के गुण में चौथा गुण चल रहा था वैद्युत आवेश के मात्रक, जो यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो अगली हेडिंग है आवेशों की, तो अगली हेडिंग है आवेशों की योज्यता। डियर स्टूडेंट्स, आवेश की योज्यता अगली हेडिंग है। आवेश की योज्यता,
आवेश की योज्यता के सिद्धांत के अनुसार हम बताते हैं कि आवेश की योज्यता क्या होती है। आवेश की योज्यता के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश, या आवेश की योज्यता के सिद्धांत के अनुसार, डियर स्टूडेंट्स मैं आपको लिखा रहा हूँ इसकी ये क्या होता है, आवेश की योज्यता क्या होती है, वो अपने नोट्स में साथ साथ लिखते जाना। आवेश की योज्यता के सिद्धांत के अनुसार आवेश की योज्यता के सिद्धांत के अनुसार किसी विद्युतीय निकाय या सिस्टम निकाय में उपस्थित कुल आवेश, किसी विद्युतीय निकाय में उपस्थित कुल आवेश निकाय में उपस्थित आवेशों के अलग अलग बीजगणितीय योग के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये आवेश की योज्यता का सिद्धांत हो गया और आवेश की योज्यता का सिद्धांत हो गया। और आवेश की योज्यता यदि हम मान के चलें, यदि किसी निकाय में Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3 आवेश, डैश Qn आवेश हैं, यदि किसी निकाय में ये आवेश रखे हैं तो आवेश की योज्यता क्या होगी, Q = Q1 + Q2 + Q3 + डैश + Qn। आवेश योज्यता के सिद्धांत के अनुसार ये हो जाएगा बीजगणितीय योग। तो इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, Q = योग को सिग्मा से लिख देते हैं और Q और I लिखते हैं। I की वैल्यू Q1 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4, तो I की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है। I = 1 से और कहाँ तक जा रही है, n तक। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया आवेश की योज्यता का सिद्धांत। तो डियर स्टूडेंट्स आवेश हमने बताया था आपको, आवेश दो प्रकार के होते हैं, बताया था। आवेश दो प्रकार के होने के कारण इस प्रकार इसका बीजगणितीय योग ये हो गया। तो यदि हम इसका बीजगणितीय योग करते हैं तो हम उनको चिन्ह सहित रखते हैं। जैसे कोई प्लस का आवेश है, कोई माइनस का आवेश है, तो हम इसे चिन्ह सहित रखते हैं। क्योंकि आवेश दो प्रकार का होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, तो दो प्रकार का हो गया, तो हम इसे चिन्ह सहित रखेंगे। जिसके लिए हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। इसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं। मान के चलो किसी निकाय में प्लस के 5 आवेश, प्लस का 3 आवेश, माइनस का 2, माइनस का 1 आवेश, ये 4 आवेश रखे हैं। तो इनकी योज्यता निकालेंगे, इनका कुल योग निकालेंगे। तो इनका कुल योग आवेश रखे हैं प्लस के 5Q, प्लस के 3Q, माइनस के 2Q और माइनस के Q ये रखें। तो इसका योग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आवेश की योज्यता के अनुसार। तो Q = प्लस के 5Q प्लस चिन्ह सहित लेंगे, प्लस के 5 प्लस के 3 माइनस के 2 माइनस के 1, कितना आ जाएगा, 5 3 8 2 1 3, प्लस के 5 आ जाएगा। तो इसका
आवेश कितना हो गया, प्लस के 5। हम इनको चिन्ह सहित लेते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आवेश और द्रव्यमान के मध्य एक यही अंतर होता है कि आवेश 2 प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान हमेशा केवल धनात्मक होता है, और आवेश ऋणात्मक तथा धनात्मक 2 प्रकार के होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी आवेश की योज्यता हो गई। और अगली हेडिंग आपको बताते हैं। अगली हेडिंग आती है आवेशीकरण तथा वैद्युतीकरण का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अगली हेडिंग आती है आवेशीकरण तथा वैद्युतीकरण का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं जो पढ़ा रहा हूँ यदि उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे मैं और धीमे से पढ़ाऊँ। और यदि मेरी स्पीड ज़्यादा धीमी है तो भी बता दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। और मुझे मतलब ये बता देना मुझे कि स्पीड तेज़ करनी है या कम करनी है, वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिससे मुझे पता चल जाए। तो अब हम बताते हैं कि आवेशीकरण तथा वैद्युतीकरण का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है। पदार्थ कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये परमाणु हो गए, ये पूरा पदार्थ हो गया, कई पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। इनमें से एक परमाणु निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, परमाणु किससे बनकर बना होता है? परमाणु के अंदर क्या क्या होता है? परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है। परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक लेते हैं, एक नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, नो चार्ज। इस पर पॉजिटिव, इस पर नो चार्ज। और इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिस पर कौन सा आवेश होता है? नेगेटिव आवेश होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एक नाभिक में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और इस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनों के लिए जो अभिकेंद्रीय बल होता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? यदि डियर स्टूडेंट्स आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिएगा, और मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? इसके लिए जो अभिकेंद्रीय बल है, वो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो एक आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। तो वो अभिकेंद्रीय बल इस इलेक्ट्रॉन द्वारा चक्कर लगाए गए आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता चल गया। और डियर स्टूडेंट्स, एक और बात है कि जो पूरा परमाणु है वो वैद्युतीय उदासीन होता है। ये जो पूरा परमाणु है वो वैद्युतीय उदासीन होता है। परमाणु वैद्युतीय उदासीन होता है क्योंकि जितना आवेश नाभिक में धनावेश होता है, जितना धनावेश नाभिक में होता है, उतना ही ऋणावेश इस इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो वे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, अर्थात ये परमाणु उदासीन हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बताते हैं कि यदि किसी पदार्थ में या किसी परमाणु में या किसी पदार्थ में
डियर स्टूडेंट्स, हम बताते हैं कि यदि किसी पदार्थ में, कोई पदार्थ लीजिए, ये कोई पदार्थ लीजिए, ये पदार्थ लीजिए, इसमें यदि हम इलेक्ट्रॉन, किसी भी कारण से इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर से निकाल दें, पदार्थ के अंदर से किसी भी कारणवश हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें धनकण का प्रभाव बढ़ जाता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक निकालने से धनावेश की मात्रा ज़्यादा होती है। इससे क्या पता चलता है कि परमाणु का धनावेशित होना, इससे हमको पता चलता है कि परमाणु का धनावेशित होना इलेक्ट्रॉन की कमी को व्यक्त करता है। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी को व्यक्त करेगा वो धनावेशित होना, पदार्थ का धनावेशित होना किसको कम व्यक्त करेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी को। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें किसी भी कारणवश, किसी भी रीजन से कैसे भी करके, इसमें कैसे भी करके इलेक्ट्रॉनों को अंदर डाल दें, इस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉनों को अंदर डाल दें, तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है कि पदार्थ हमारा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। तो पदार्थ का ऋणावेशित होना, डियर स्टूडेंट्स, पदार्थ का ऋणावेशित होना किसे व्यक्त करता है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को व्यक्त करता है, अधिकता को, इलेक्ट्रॉन की अधिकता को व्यक्त करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब पता चल गया। तो हम बताते हैं अब आपको कि किसी पदार्थ के ऋणावेशित या धनावेशित होने के लिए या आवेशीकरण तथा वैद्युतीकरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉन की। डियर स्टूडेंट्स, किसी पदार्थ के आवेशीकरण तथा वैद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, न कि प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों उत्तरदायी नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन एक नाभिक में नाभिकीय आकर्षण बल द्वारा बंधा रहता है, जिसे आसानी से निकाला नहीं जा सकता, जिसे निकालना सुगम नहीं है। और इलेक्ट्रॉन इसके बाह्य कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इसके मतलब परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है क्योंकि यह नाभिक से बाहर होता है। तो इस कारण आवेशीकरण, किसी पदार्थ के आवेशीकरण तथा वैद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, ना कि प्रोटॉन। यही आवेशीकरण तथा वैद्युतीकरण का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत था। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बस इतना ही पढ़ाऊंगा क्योंकि फिर हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रख के चलो कि वो एक शायरी होती है, वो कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, कोशिश करते रहो, बस कोशिश करोगे तो मुझे पता है कि आपको सक्सेस मिल ही जाएगी, सफलता मिल ही जाएगी और अच्छा स्कोर गेन कर पाओगे। डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छा स्कोर गेन कर पाओगे, अर्थात अच्छा स्कोर प्राप्त करोगे। यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आप मेहनत करते रहो, बस मैं आपसे वादा करता हूँ कि यदि आप मेहनत करते रहोगे तो 95+ फिजिक्स में मार्क्स ला सकते हो आप। मेरे नोट्स जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए या मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, वो आपको करते जाना है। यदि आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना है तो उसमें मैंने एक्स्ट्रा भी रखा है, लेकिन मेरे नोट्सों में मैं जो पढ़ाऊंगा आपको NCERT कोर्स पढ़ाऊंगा। और यदि बाद में आप इससे अलग भी करना चाहते हैं तो काफ़ी सारी मटेरियल दिया है मैंने नोट्सों में, जिसे आप कर सकते हैं और अच्छी से अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मान के चलो इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि सर डेफिनेशन नहीं पढ़ाते हैं, ओनली डेफिनेशन के अलावा जो बुक्स में दी हैं वो वैसे ही लिखा देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको फिजिक्स में 95+ मार्क्स लाने हैं तो आपको डियर स्टूडेंट्स सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। यदि आप मान के चलो, यदि आप मैंने जो नोट्सों में लिखा है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डेफिनेशंस लिखी होती हैं,
तो अगर यदि आप डेफिनेशंस ही याद करते हो तो आप मिस हो जाओगे, आप खो दोगे 1 नंबर अपना, क्योंकि आपको 2 नंबर तो मिल जाएंगे जो डेफिनेशन लगाते हैं, बट उसके ऊपर का मटेरियल है जो उसके डेफिनेशन के बारे में बताता है, तो उसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन छिपे हुए होते हैं, उसमें कुछ बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन छिपे हुए होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वो 1 नंबर आपको मिस कर देंगे, आपका 1 नंबर मिस हो जाएगा, क्योंकि उस यदि आप डेफिनेशन कर लोगे तो 2 नंबर ले आओगे। बाय द वे 1 नंबर में कोई क्वेश्चन ऊपर से पूछ लिया तो आप क्या करोगे, उसे छोड़ दोगे, आपका 1 नंबर कम हो जाएगा, 100 से 99 रह जाएंगे। अब 99 ऐसी करके आप ना करते जाओ और क्वेश्चन गहराई से पूछे जाते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, डेफिनेशन से ना पूछ कर उसके ऊपर से नीचे से कहीं से पूछ लेता है क्वेश्चन, पूरी हेडिंग से पूछ लेता है। तभी तो मैंने आपके लिए इतना सारा मटेरियल दिया है कि आप 95+ मार्क्स गेन करो फिजिक्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे नोट्सों को फॉलो करना, अच्छी तरीक़ा से करना। वैसे मैं बताता हूँ आपको कि किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यदि आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, मैं इसका प्रतिबंध नहीं लगा रहा हूँ कि आप केवल मेरे ही नोट्स पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे नोट्सों में इतना मटेरियल पड़ा है कि आप 95+ मार्क्स ला सकते हो। और ये भी है कि राजस्थान बोर्ड में इन नोट्सों से 100 to 100 मार्क्स आए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि राजस्थान बोर्ड में तो 100 से 100 आ सकते हैं, मैथ में भी आ सकते हैं, केमिस्ट्री में भी आ सकते हैं, फिजिक्स में भी आ सकते हैं, तो कुछ हो सकता है। यूपी बोर्ड की तो नहीं कह सकता, क्योंकि यूपी बोर्ड में ये कह सकता हूँ कि 95+ मार्क्स आप गेन कर सकते हो यूपी बोर्ड में, और वो आपको पता है कि 95 मार्क्स कितने होते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रही बात न्यूमेरिकल्स की, तो मैं आपको जैसे ही आपका चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दूंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू डियर माय स्टूडेंट्स।